टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए मैं फिर से लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्किप ना करें। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक लैप्रोटोमी इंस्ट्रूमेंट आर असेंशियल टू accomplish most type of general surgeries. Each instrument can be placed into one of the four following basic categories. First, cutting and dissecting, clamping and occluding, third, grasping and holding, then fourth, retracting and exposing. तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ना, जिनका यूज़ सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी करते समय है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम सही तरीके से सर्जरी कर पाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ही हमारी सर्जरी कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम कट करते हैं, सूचरिंग करते हैं, कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टीम का जो भी प्रॉपर एक बेहतर प्रदर्शन होता है, मतलब हम बता सकते हैं कि एक ओटी टीम है, जो सर्जरी की जितने भी टेक्नीशियन है, पूरा स्टाफ है, वो एक स्पेशल काम करती है, एक अच्छा काम करती है। तो उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनमें सबको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नाम मालूम होते हैं, उनके यूज़ मालूम होते हैं, उनको सेफली कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें उनका केयर वगैरह हमको मालूम होती है, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो वो पूरी सर्जरी में तो काम करते हैं, लैप्रोटोमी सर्जरी में, सारी सर्जरी में जनरल इंस्ट्रूमेंट का काम आता है। ये डिसेक्टिंग, मतलब यदि टिश्यू को कट करना है, कटिंग एंड डिसेक्टिंग, टिश्यू को कट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, क्लैम्पिंग, किसी टिश्यू को क्लैम्प करके रखना है या ऑक्लूड करके रखना है, या किसी भी टिश्यू को होल्ड करके रखना है, या किसी ऑर्गन को देखने के लिए सामने वाले टिश्यू को पीछे की ओर रिट्रैक्ट करना है। तो उन सारे इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काम करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कटिंग एंड डिसेक्टिंग। कटिंग एंड डिसेक्टिंग में, कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आर शार्प एंड आर यूज टू कट बॉडी टिश्यू और सर्जिकल सप्लाईज। Second, they are used to dissect, incise, separate, penetrate or excise tissue. Next, the group includes scissor knives, biopsy punches, scalpel blades, saws, osteotome, drill, curette, needle, chisel, etc. तो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत शार्प होते हैं। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो जनरल सी बात है, इनका यूज़ टिश्यू को कट करने के लिए, ऑपरेटिव पार्ट जो होता है उसको कट करने के लिए, जो भी टिश्यू हैं उनको कट करने के लिए, अलग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो डिसेक्टिंग और कटिंग में बात ही समझ में आ रही। डिसेक्ट करना, कट करना किसी टिश्यू को, तो इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे? सिज़र आएगी, नाइफ आएगी, बायोप्सी पंच आएगा, ब्लेड आएगी, है ना, ऑस्टियोटॉम आएगा, ड्रिल आएगा, क्यूरेट आती है ना, चिसेल आती है, निडल आती है। तो ये सारे जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका यूज़ होता है सर्जिकल या कटिंग करने के लिए। इनका विशेषता यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, डिफरेंट साइज़ ऑफ सर्जिकल ब्लेड, ये अलग अलग साइज़ की सर्जिकल ब्लेड है, जैसे कि 10 नंबर, 11 नंबर, इसमें दिख रहा है 13 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये अलग अलग साइज़ की ब्लेड्स हैं, है ना। तो ये ऐसे नाइफ हैंडल में अटैच होती हैं, और जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो इनसे ही इंसिजन लगाया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जो 7 नंबर का हैंडल होता है उसमें 15 नंबर की ब्लेड यूज़ की जाती है। तो 7 नंबर के हैंडल में 15 नंबर की ब्लेड यूज़ किया जाता है। और डीप नाइफ होता है। डीप नाइफ मतलब कि कोई भी डीप टिश्यू कट करना हो, कोई डेलिकेटेड टिश्यू कट करना हो, तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। 3 नंबर का जो हैंडल होता है, 3 नंबर का हैंडल जो होता है, इसमें 10 नंबर की ब्लेड लगती है, 10 नंबर की या 11 नंबर, 15 नंबर ब्लेड लगती है। ये भी होता है, इसका यूज़ भी सुपरफिशियल टिश्यू, जो भी सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कट करने के लिए किया जाता है। और 4 नंबर का जो हैंडल होता है, इसमें 20 नंबर की ब्लेड लगती है।
20, 22, 23 नंबर की ब्लेड्स लगाई जाती है और इसका यूज़ स्किन को कट करने के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन से हैंडल में कौन सी ब्लेड लगाई जाती है और किस लिए यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें वही आपको हिंदी में भी मिलेंगी देखने के लिए, आप पढ़ सकते हो। अब आता है टिश्यू सीज़र। टिश्यू सीज़र जो टिश्यू को कट करने के लिए सीज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट मायो सीज़र है जो पूरी स्ट्रेट है, ये कर्व मायो सीज़र है जो हल्की सी कर्व है, मेडसन बॉम सीज़र है। तो ये तीनों सीज़र हैं, स्ट्रेट सीज़र, कर्व सीज़र, मेडसन बॉम सीज़र। ये अलग अलग टाइप की सीज़र है जो आप डायग्राम में देख पाते हो। अब सूचर सीज़र। सूचर सीज़र जो होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट मायो सीज़र। स्ट्रेट मायो सीज़र का यूज़ जो भी सूचर्स होते हैं उनको कट करने के लिए, मतलब जो पेशेंट की बॉडी में जो टाँके लगाए जाते हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको सूचर सीज़र कहा जाता है। वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि टिश्यू को कट करने वाली जो सीज़र है उसको सूचर कट सीज़र कहते हैं। नेक्स्ट है कर्व मायो सीज़र। कर्व मायो सीज़र जो होती है वो उसकी जो ऊपर की ब्लेड होती है हल्की सी कर्व होती है। तो जो भी हैवी टिश्यू होते हैं, हैवी टिश्यू मतलब कि फेशिया, मसल्स, यूट्रस, ब्रेस्ट, इन सारी जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको कट करने के लिए हैवी टिश्यू कर्व मायो सीज़र का यूज़ किया जाता है। ये रेगुलर साइज़ में अवेलेबल होती है, लॉन्ग साइज़ में, स्मॉल साइज़ में, सारे साइज़ेज़ में ये अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस सीज़र को। नेक्स्ट है मेडसन बॉम सीज़र। मेडसन बॉम सीज़र जो होती है ये डेलिकेटेड तो बहुत ज़्यादा सावधानी से कट किए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं, जैसे हार्ट के पास के टिश्यूज़ हो गए, आई के पास के टिश्यूज़ हो गए, ब्रेन के पास के टिश्यूज़ हो गए, डेलिकेटेड कहलाते हैं। तो इन टिश्यूज़ को कट करने के लिए मेडसन बॉम सीज़र यूज़ किया जाता है और ये भी रेगुलर शेप एंड साइज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो इस डायग्राम को। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे अलग अलग और इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सूचर सीज़र हो गया, ये आप देख पा रहे हो कि सूचर सीज़र, सूचर कट करने वाली, वायर कटर, वायर कट करते ना, जैसे ऑर्थोपेडिक में जो वायर यूज़ करते हैं उसमें कट करने के लिए जो सीज़र यूज़ की जाती है। तो ये अलग अलग सीज़र इसमें बताई गई हैं। ये यहाँ पे ऑस्टियोटॉम है जो बोन को कट करने में हेल्प करता है, रेस्प है, टिश्यू क्यूरेट है, टिश्यू को क्यूरेट करने के लिए, कोई टिश्यू से कोई गंदा पीस निकालने के लिए, ब्लंट सीज़र, ये यहाँ पे इनके डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कटिंग एंड वो वाले अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्लैंपिंग और ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आते हैं? आर यूज टू कंप्रेस ब्लड वेसल्स, आर हॉलो ऑर्गन्स एंड हीमोस्टेटिस और टू प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो ये जो कैम्पलिंग और ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स या जो भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं उन पे कॉन्ट्रैक्ट करने में, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उससे हम जो भी ब्लीडर्स होते हैं उनको हम क्लैम्प कर लेते हैं, तो जो ब्लीडिंग हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीमोस्टेट। हीमोस्टेट क्या है? इज़ यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स आर टेक सूचर, इट इज़ जॉ मे बी स्ट्रेट और कर्व, अदर नेम क्राइल, स्नैप और स्टेट, स्ट्रेट आर्टरीज, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है हीमोस्टेटिस, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्लैम्प करने के लिए, है ना, सूचर्स, टाँके लगाते समय सूचर को होल्ड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी याद रखना किसी भी टिश्यू को होल्ड करना है, ब्लड वेसल्स कोट करना है, ब्लीडिंग कर रहा है यदि, तो उसमें इस हीमोस्टेट का यूज़ किया जाता है। इसे क्राइल के नाम से भी जाना जाता है, स्नैप और स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये स्ट्रेट आर्टरी होती है। तो याद रखना ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, किसी भी टिश्यू को होल्ड करने में काम में आती है। ये आप ध्यान देख सकते हो, कर्व फॉर्म में भी होती है, स्ट्रेट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट होता है मॉस्क्यूटो इज़ यूज्ड क्लैम्प अ स्मॉल ब्लड वेसल्स, इट्स जॉज मे बी स्ट्रेट एंड कर्व। तो जो मॉस्क्यूटो होता है इसका यूज़ क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, या जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उनको जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनके जो जॉ होते हैं या तो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं या तो कर्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम, ये हीमोस्टेट या मॉस्क्यूट होता है जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में दिया गया है, और एक कर्व है और एक स्ट्रेट है जो पेशेंट की स्मॉल ब्लड वेसल्स को इस वो करने के लिए क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
मॉस्किटो जो होता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है कैली। कैली इंस्ट्रूमेंट के बारे में यदि मैं आपको बात करूँ तो इज़ यूज टू क्लैम्प लार्जर वेसल्स एंड टिश्यू अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज, अदर नेम रॉचेस्टर पिन। ठीक है, तो ये जो क्लैम्प होता है कैली क्लैम्प, ये जो लार्ज वेसल्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स जो होती हैं, उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट साइज़ में, लॉन्ग साइज़ में, दोनों साइज़ में अवेलेबल होता है। इसको रॉचेस्टर पिन के नाम से भी जाना जाता है कि जो इसको कैली, हीमोस्टेट, मॉस्किटो भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कैली जो होता है वो क्लैम्प होता है जो लार्जर वेसल्स को होल्ड करने में, या छोटे छोटे लॉन्ग साइज़ या शॉर्ट साइज़ के जो भी वेसल्स होते हैं उनको, लॉन्ग साइज़ के वेसल्स को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है, क्लैम्प करने में। और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज़ में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये आप हिंदी में देख सकते हो कि जो भी टिश्यूज़ होते हैं, जो भी वाहिकाएँ होती हैं, जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? Grasping and holding instrument are used to hold tissue, drapes and or sponge and the manipulate structure. Next, a needle holder, thumb forceps, tissue forceps, Alice forceps, bone holder, and tensulate, tanicum singular are included in the category. तो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से कहलाते हैं? तो ग्रास्पिंग और होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ड्रेप्स को होल्ड करने के लिए या स्पंज को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं? तो जैसे निडल होल्डर में निडल होल्ड करके, थंब फॉरसेप्स में, टिश्यू फॉरसेप्स में टिश्यू को होल्ड करके, एलिस फॉरसेप्स, बोन होल्डर, इन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए उनके स्ट्रक्चर्स में यदि कोई चेंजेस करना है तो इनमें सारे जितने भी क्लैंपिंग, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, होल्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स जो होता है इज़ यूज टू ग्रास्प टिश्यू। तो जो एलिस टिश्यू फॉरसेप्स होता है इसका यूज़ ग्रास्प टिश्यू अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज एंड जट एलिस होल्ड्स इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ एंड हैवी एलिस होल्ड्स ब्रेस्ट टिश्यूज़। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी स्मॉल टिश्यू है, कोई भी लॉन्ग साइज़ का टिश्यू है ना, तो उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक जुड एलिस करके जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसका यूज़ इंटेस्टाइन के टिश्यू को होल्ड करने के लिए या ब्रेस्ट के टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एलिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स इज यूज ग्रास्प डेलिकेटेड टिश्यू, इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज। तो देखो जो बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप होता है वो अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके जो ग्रास्प होते हैं वो डेलिकेटेड टिश्यू को होल्ड करने, ग्रास्प का मतलब जो टिप होती है इसकी, दिख रहे हो, तो इसका जो ग्रास्प होता है वो जो भी डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं जैसे इंटेस्टाइन के टिश्यू हो गए, फॉलोपियन ट्यूब के टिश्यूज़ हो गए, ओवरी के टिश्यूज़ हो गए, तो उनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज़ में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ में आ रहे हो कि सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कॉचर फॉरसेप्स। A Kocher forceps is used grasp heavy tissue. May also be used a clamp. The jaw may be straight or curve. Other name Ostener. ठीक है, तो जो भी कॉचर फॉरसेप्स होता है इसका यूज़ हैवी टिश्यू को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। मे ऑल्सो बी यूज्ड अ क्लैम्प। इसका यूज़ क्लैम्प के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। और इसके जो जॉ होते हैं, जॉ मतलब जहाँ पे हम क्लैप करते हैं, अपर टिप जो होती है इसकी वो स्ट्रेट भी होती है और कर्व भी होती है और इसको ऑशनर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अदर नेम ऑशनर है। तो कॉचर के बारे में हमने क्या बताया कि हैवी टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। मे ऑल्सो बी यूज एज अ क्लैम्प, इसको क्लैम्प के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसका जो जॉ होता है स्ट्रेट और कर्व दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपने बैबकॉक, आपने यहाँ पे कॉचर फॉरसेप्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट आता है स्पंज स्टिक। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स भी बोला जाता है। इसका यूज़ जो होता है जो भी वॉबल, ब्लैडर, इनको होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो कर्व होता है, इसका जो ग्रास्प होता है, ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ट्रॉमेटिकली होल्ड विश्रा
खासकर ये विश्रा को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्पंज होल्डर है, देख सकते हो आप, स्पंज को होल्ड करने में यूज़ किया जाता है, या पेंट करते समय जो हम स्पंज गॉजी पीसेस का यूज़ करते हैं तो उसमें ये होल्ड करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिसेक्टर। अ डिसेक्टर इज यूज टू होल्ड अ पीनट। तो जो पीनट बनाते हैं सर्जरी के टाइम पे ब्लड को मूव करने के लिए, तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसको हम अ डिसेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका बैकहॉर्स टॉवल क्लिप। बैकहॉर्स टॉवल क्लिप, ये टॉवल क्लिप आप देख रहे हो, इसको बैकहॉर्स टॉवल क्लिप बोला जाता है। जब भी हम सर्जरी के टाइम पे पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को ड्रेप करते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को चारों ओर से बैकहॉर्स टॉवल क्लिप से होल्ड किया जाता है, इसको टॉवल क्लिप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट है पिकअप्स, थंब फॉरसेप्स एंड टिश्यू फॉरसेप्स। तो ये जो थंब फॉरसेप्स हैं, ये टिश्यू फॉरसेप्स हैं, ये अलग अलग साइज़ के अवेलेबल होते हैं। इसमें 2 टाइप्स होता है, एक टूथ होता है, एक नॉन टूथ होता है। तो जब भी हम सूचरिंग करते हैं तो टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके जो जॉ होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है मायो हैगर निडल होल्डर। अब मायो हैगर निडल होल्डर जो है, इसका यूज़ ये शॉर्ट साइज़ में भी अवेलेबल है, मीडियम साइज़ में भी अवेलेबल है, लॉन्ग साइज़ में भी अवेलेबल है। तो जो भी टिश्यू सर्जरी के टाइम पे जो सूचरिंग करते हैं, मतलब पहले तो इंसिजन दे दिया, कट कर दिया, सर्जरी हो गई, जो भी पार्ट था बॉडी का वो निकाल दिया, फिर बॉडी पार्ट्स को होल्ड करके सूचरिंग करते समय इस निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये निडल होल्डर विद सूचर, जो सूचर्स हैं जिससे हम सूचरिंग करते हैं उसके साथ ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड होल्डर, ये अलग अलग टाइप के नाइफ हैंडल है जिसमें हम नाइफ लगाते हैं, ब्लेड लगाते हैं और पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को कट करते हैं। यह है रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेटिव पार्ट को रिट्रैक्ट करके रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट। आर यूज टू होल्ड बैक अ रिट्रैक्ट ऑर्गन और टिश्यू गेन एक्सपोजर टू द ऑपरेटिव साइड। दे आर आइदर सेल्फ रिटेनिंग, स्टे ओपन देयर ओवन और मैनुअल हेल्ड बाय हैंड, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये टिश्यूज़ को, जैसे हमने स्किन कट किया, फिर फैट कट किया, मसल्स कट किया, तो जैसे हम कट करते हैं तो वो अलग तो हो जाते हैं पर वो ऐसे एक्सपोज नहीं करते हैं ऑर्गन को। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूट्रस पे काम करना है तो आपको यूट्रस तक जाने के लिए जो स्किन है, फैट है, रेक्टस मसल्स हैं, जो भी पेरिटोनियम है, उन सारी चीज़ों को आपको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को एक दूसरे से विपरीत ओर खींच के रखना पड़ेगा, तभी आपको यूट्रस एक्सपोज होगा और आप सही तरीके से काम कर पाओगे। तो कोई भी ऑर्गन को सही तरीके से दिखाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिवर्स डीप डिटेक्टर। अब ये डिवर्स डीप डिटेक्टर ऐसा कर्व फॉर्म में होता है ना। तो जो भी डीप एब्डोमिनल वॉल होती हैं चेस्ट इंसिजन में, जब चेस्ट की सर्जरी होती है तो उन सब सर्जरीज़ में होल्ड रिट्रैक्ट करने के लिए डिवर्स डीप डिटेक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे डायग्राम में देख पा रहे होगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिचर्डसन रिट्रैक्टर। रिचर्डसन जो रिट्रैक्टर है ये मैनुअल रिट्रैक्टर है। जो भी डीप एब्डोमिनल चेस्ट इंसिजन होता है, चाहे एब्डोमिनल इंसिजन हो चाहे चेस्ट इंसिजन हो, तो उस टाइम पे ये रिट्रैक्ट करने के लिए रिचर्डसन रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। तो ये जो एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर होता है इज़ यूज टू रिट्रैक्ट सोलो आर सुपरफिशियल इंसिजन, अदर नेम यूएसए एंड यूएस आर्मी, ठीक है। तो एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर जो होता है ये मैनुअल रिट्रैक्टर होता है, जो हाथ से होल्ड करके जो भी ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको रिट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिट्रैक्टर है ये हमेशा सुपरफिशियल जो पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल स्किन, सुपरफिशियल लेयर, जो भी ऊपर साइड की लेयर होती हैं उनका रिट्रैक्ट करने में इनका यूज़ होता है। इसको अदर नेम इसका यूएसए भी होता है, यूएस आर्मी के नाम से भी ये आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है गाउलेट मैनुअल इज़ यूज टू रिट्रैक्ट सोलो एट द सुपरफिशियल इंसिजन। तो एक गाउलेट वो होता है, गाउलेट रिट्रैक्टर होता है। ये जो गाउलेट रिट्रैक्टर होता है ये भी मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब इसको भी हैंड से होल्ड करके रिट्रैक्ट किया जाता है।
जो भी सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं उनको, है ना। तो ये गॉलेट है। आपसे जो भी डायग्राम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो आपको डायग्राम दिखा के पूछा जाएगा ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ना, और या इसका यूज़ क्या है, या ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रिट्रैक्टर है या थंब होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है या क्लैंपिंग इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैलेबल एंड रिबन। ये जो मैलेबल एंड रिबन रिट्रैक्टर है, ये कैसा होता है, ये एकदम सॉफ्ट होता है। तो इसको किसी भी तरीके से डीप रिट्रैक्ट करना है एब्डोमेन में या कहीं पे भी, तो इसको किसी भी और टाइप का बना के, मतलब किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। ये फ्लेक्सिबल होता है, जिस तरीके से आप रिट्रैक्ट करोगे उसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, विटलनर रिट्रैक्टर। विटलनर रिट्रैक्टर जो होता है ये सेल्फ रिटेन। विटलनर रिट्रैक्टर जो होता है सेल्फ रिटेनिंग है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो जो भी इंसिजनल पार्ट होते हैं, जो भी एंड्स कैन बी ब्लंट और शार्प, हैज़ रिस्ट टिप्स, रेटिस टू होल्ड टिश्यू अपार्ट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ रिटेनिंग है, सेल्फ रिट्रैक्ट करते हैं। इसका यूज़ जो सैलो इंसिजन्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इनके जो टिप होते हैं वो ब्लंट होते हैं, शार्प होते हैं, है ना, हैज़ रेक टिप्स, रेटिस टू होल्ड टिश्यूज़ अपार्ट, ठीक है। तो ये देखो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जो भी सुपरफिशियल इंसिजन होते हैं उनको रिट्रैक्ट करने में यूज़ करते हैं। इसके जो टिप होते हैं बहुत शार्प होते हैं। ये टिश्यू को अलग करके जो भी एक्सपोज करना होता है ऑपरेटिव पार्ट को, उसमें काम करते हैं। डायग्राम देख लीजिए। नेक्स्ट है अगैल्पी रिट्रैक्टर। अगैल्पी रिट्रैक्टर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। ये गैल्पी रिट्रैक्टर है। इसका यूज़ भी जो भी सॉलो इंसिजन्स होते हैं, जो सुपरफिशियल इंसिजन होते हैं, उनमें इनको रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है सिंगल पॉइंट टिप्स एंड रेटिस टू होल्ड टिश्यू अपार्ट। तो इसके जो सिंगल पॉइंट्स होते हैं वो टिश्यूज़ को होल्ड करने में, रिट्रैक्ट करने में, ऑर्गन को एक्सपोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये सिंगल पॉइंट वाला टिप वाला रिट्रैक्टर है। रिकमेंडेशन ऑफ इंक्लूजन इन लोकल पॉलिसी। तो the three main areas of the consideration are पहला केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जनरल सेफगार्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको सही तरीके से रखने में क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट की केयर अच्छे से होना चाहिए, सेफली उसको रखना चाहिए और उसका स्टोरेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सही तरीके से रखेंगे तभी हम सही से काम कर पाएंगे। अ केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज़ फॉर विच दे आर डिज़ाइंड। Proper selection requires a general understanding of surgical procedure and knowledge of anatomy. Instrument must not be immersed in saline, hypochlorite and chemical disinfectant. Delicate instrument should be handled with care and separated from the other instrument. Specialized instrument should be regularly checked by the appropriately trained person, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट एक प्रॉपर तरीके से सर्जरी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए और कौन से ऑर्गन में यूज़ होना उसका नाम मालूम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को हाइपोक्लोराइड में डुबा के या किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में डुबा के नहीं रखना चाहिए, है ना। जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए, है ना, और प्रॉपर तरीके से उनको चेक करते रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरल सेफगार्ड में ये है कि जनरल सेफगार्ड में रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड बाय एन appropriately qualified person. Instrument found to be contaminated with diet, blood or body tissue prior to surgery must be discarded. Each day of instrument should be contain an instrument checklist which incorporates the information necessary for a recorded program of use. The scrub person should be ensure the instrument are handled as such as manner as to avoid personal injury. तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। सर्जरी से पहले जो भी उसमें सूखा ब्लड लगा हुआ हो, टिश्यू के कोई पार्ट हो, उसको हटा देना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ट्रे में जो चेकलिस्ट जो भी बनी है सर्जरी के पहले, उससे क्रॉस चेक करना चाहिए कि सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली में अवेलेबल हैं या नहीं। और जो भी व्यक्ति स्क्रब होता है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे किसी को इंजरी ना हो, ठीक है। स्पेशल आर
Care should be taken with sharp instrument. It is strongly recommended that all sharp instruments are transferred between staff and receiver. Instrument must not be allowed to rest directly on the patient. Instrument which have been taken directly from an autoclave into the operating room must be allowed to cool naturally before, है ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, स्कैल्पेल और जो भी निडल वगैरह होती है, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जब भी हम किसी भी पर्सन को दे रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो किडनी ट्री का यूज़ करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट विच हैव बीन टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एन ऑटोक्लेव इनटू द ऑपरेटिंग रूम मस्ट बी अलाउड द कूल नेचुरली बिफोर। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके कूल एरियाज में, है ना, रखना चाहिए। नेक्स्ट सी स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का स्टोरेज कैसा होना चाहिए। द स्टोरेज एरिया शुड बी क्लीन, ड्राई एंड फ्री डस्ट। तो स्टोरेज एरिया क्लीन होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ऑल स्टोरेज सरफेस शुड बी स्मूथ, नॉन परस्पस एंड बी ईजिली क्लीनेबल। ऐसा होना चाहिए स्टोर सरफेस कि आप उसको आसानी से क्लीन कर सको। स्टेराइल आइटम जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड सनलाइट में रखे हुए होने चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और स्टेराइल आइटम शुड बी ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एरियाज क्लीन स्पेस स्पेशली डिजाइंड ट्रॉली। तो जब भी हम जो भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रॉली में रख करके एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जनरल इंस्ट्रूमेंट, उसका केयर एंड मेंटेनेंस एंड यूज़, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आगे की क्लास के हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।